अपने 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। 1 से लेके 6 तक चैप्टर पूरे हो गए। पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ा, दूसरे चैप्टर में गाउस के नियम के बारे में पढ़ा, तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत विभव के बारे में, चौथे चैप्टर में विद्युत धारिता, पांचवें चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत परिपथ, धारा, किरचॉफ का नियम वगैरह वगैरह, और छठा विभव मापी के बारे में ज्यादातर पढ़ा। अपने 6 चैप्टर पूरे हो गए। आज अपने शुरू करेंगे बिल्कुल नया पार्ट है, क्योंकि करंट पढ़ के बोर हो गए। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर नंबर 13 का नाम रहेगा प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा द्वैत प्रकृति। 2 पार्ट है इसके अंदर, प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा द्वैत प्रकृति। देखिए इसके अंदर प्रकाश, विद्युत प्रभाव जो है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अंदर से न्यूमेरिकल 1 और द्वैत प्रकृति में से न्यूमेरिकल 1, 2 टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आएंगे। द्वैत प्रकृति का ज्ञान दिया था हमें डी ब्रॉगली ने, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है, बहुत आसान है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है। जब धातु की सतह पर आकर लाइट गिरती है ना, तो जब धातु की सतह पर लाइट गिरती है तो उस धातु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस लाइट से एनर्जी को लेके उसमें से क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही तार से जुड़ी होती है धातु, तार के अंदर से धारा बहने लग जाती है। तार के अंदर से धारा, इस तरीके से मुझे विद्युत धारा मिल जाती है। यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे ये कोई भी धातु की सतह है जिसको आप कहते हो प्रकाश सुग्राही सतह, ये धातु की सतह है, प्रकाश सुग्राही सतह। धातु की इस सतह के ऊपर, अब ये किसके लिए क्या होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रकाश के लिए प्रकाश सुग्राही सतह कौन कौन सी होती है वो भी ध्यान में रखना है। प्रकाश के लिए कौन कौन सी होती है? जैसे सोडियम हो गया, सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये प्रकाश के लिए होती है। फिर परावैंगनी के लिए कौन सी होती है वो भी याद रखना है। परावैंगनी के लिए अलग होती है, यानी कि इनके लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। परावैंगनी प्रकाश के लिए धातु अलग होती है। यानी कि सभी प्रकार के प्रकाश के लिए एक जैसी धातु इस्तेमाल में नहीं ला सकते। आपके घरों में सोलर सिस्टम लगा होता है, क्या होता है? सोलर प्लेट होती है, धातु की बनी होती है। किसकी होती है? जहां तो होगी सोडियम की, जहां होगी सीजियम की, जहां होगी पोटेशियम की। उसके ऊपर आके क्या गिरेगी? लाइट आके गिरता है, सूर्य का प्रकाश आके गिरता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो तारों में बहते हैं। तारों में बहते आगे लगा होता है संधारित्र। अब पढ़ चुके हैं ना संधारित्र। संधारित्र क्या करता है? आवेश को स्टोर कर लेता है। अब वो लाइट, इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएंगे, संधारित्र पे इकट्ठे होते जाएंगे। संधारित्र अपने पास पोटेंशियल को इकट्ठा कर लेगा, विभव को इकट्ठा कर लेगा। जब लाइट चली गई, या मान लीजिए आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी ही वहां से आती है, जब लाइट चली गई या इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेनी है, तब क्या करते हैं? संधारित्र की स्विच ऑन, संधारित्र का अनावेशन, डिस्चार्जिंग शुरू कर देते हैं और वो तारों में बहने लग जाती है धारा। ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है? जैसे ही लाइट आके गिरती है इस तरीके से, ये आपतित प्रकाश कह सकते हो, आपतित प्रकाश। और प्रकाश जो होता है वो फोटोनों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? फोटोनों के रूप में। फोटोन क्या होता है अभी पढ़ेंगे। और यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का नाम होता है फोटो धारा या प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। और ये क्या है? प्रकाश सुग्राही सतह है, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोन के लिए। ये जो आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए कौन सी सतह का यूज करना है, ध्यान रखना है। प्रकाश के लिए लिथियम, सोडियम, सीजियम, उसके बाद कैल्शियम भी हो जाता है। आपको लिथियम, सोडियम, सीजियम ये आ जाता है, ठीक है। एक लिथियम और यूज हो जाता है इसमें, एक्सेट्रा, ईटीसी। परावैंगनी प्रकाश के लिए कौन कौन सी यूज में आती है, याद रखिए। जिंक, कैडमियम और मैग्नीज इत्यादि। ईटीसी का मतलब इत्यादि। ये जो है वो है जो यूज होती है परावैंगनी प्रकाश के लिए। ऊपर वाली वो है जो सीधा प्रकाश, जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, जो हमारी आंखों से दिखता है। परावैंगनी नहीं दिखता आंखों से, अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक है, यूज होती है। अब देखिए इसमें टर्म आ रही है फोटोन, उसको समझना पड़ेगा। फोटोन पता है क्या होता है?
फोटोन होता है ऊर्जा का बंडल। फोटोन एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का पैकेट होता है। और फोटोन की अवधारणा प्लांक ने दी थी, और प्लांक ने फोटोन की अवधारणा दी तो उस नियम को क्या कहते हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक से पहले ये माना जाता था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगीय प्रकृति में होता है, लेकिन प्लांक कहता नहीं, प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है, उस कण का नाम होता है फोटोन। प्रकाश जब आता है तो कणों के रूप में आता है। ये जो प्रकाश रूप में फैला हुआ है ये कणों के रूप में है, और ये जो कण जो होते हैं उस कण का नाम फोटोन होता है, या क्या कहते हैं, प्रकाश बंडलों के रूप में होता है, उस बंडल का नाम फोटोन होता है। और बंडल क्या है, वो होता है ऊर्जा का बंडल होता है। ये चलता रहता है। जैसे ही अब फोटोन आ रहा है, इधर से फोटोन आके किस पे गिरेगा, प्रकाश सुग्राही सतह पे आके गिरेगा। जब प्रकाश सुग्राही सतह पे आके गिरेगा तो उसके परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देगा, और ऊर्जा दे देगा, खुद खत्म ही हो जाएगा। मतलब फोटोन कण है, कैसा कण है, जो खत्म ही हो जाता है। मतलब एक तरीके की ऊर्जा चल रही है, बस इमेजिन करो दिमाग में कि ऊर्जा चल रही है बस, और ऊर्जा चलती चलती जब दूसरे को मिल गई तो ऊर्जा का कोई रूप ही नहीं होता, तो ऊर्जा का कोई रंग रूप ये तो होता नहीं है। इसलिए फोटोन ऊर्जा के रूप में आ रहा है, और ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसमें से, फोटोन खुद खत्म हो गया। यानी कि फोटोन जब रुक जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, 0, खत्म ही हो गया। द्रव्यमान नहीं है, खत्म। इसलिए कहते हैं फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। समझ गए, फोटोन जब रुक जाता है तो उसका द्रव्यमान 0 हो जाता है। फोटोन किस वेग से चलता है, प्रकाश के वेग से चलता है, क्योंकि प्रकाश ही तो है फोटोन, है ना, फोटोन प्रकाश ही है। फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है। फोटोन जब चलता किसी को ऊर्जा दे देता है तो फोटोन रुक जाता है, और रुके हुए फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। समझ गए, रुके हुए फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। अब एक चीज और बताओ, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ऊर्जा क्या होती है, E बराबर mc²। पता है सबको? अब देखिए, मैं इसको ऐसे कर लूं, E को लिख लूं mc गुणा c। अब ये है द्रव्यमान और ये है वेग, और आपको पता है द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है। यानी कि m गुणा c बराबर p हो जाएगा, संवेग p बराबर mc हो गया। तो यहां से देखो समीकरण 1 से पक्का ही हो गया, आपको क्लियर हो गया कि E बराबर क्या होता था, p इंटू c, या p बराबर क्या होता था, E बटे c। तो कोई आपसे पूछ ले फोटोन की ऊर्जा बताइए, तो फोटोन की ऊर्जा mc², रुक जाएगा तो 0, mc को mc इंटू c लिख दिया, ये द्रव्यमान, ये वेग, ये संवेग हो गया, तो इसको p लिख दो, pc, p बराबर pc आ गया। तो ये क्या है, फोटोनों के गुणधर्म हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फोटोन का संवेग होता है, ये फोटोन की ऊर्जा होती है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, फोटोन के लिए जो प्लांक ने अवधारणा दी, जिसको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, वो क्या है। प्लांक कहता, फोटोन की जो ऊर्जा होती है E, फोटोन की ऊर्जा E, वो समानुपाती होती है प्रकाश की आवृत्ति न्यू के। प्रकाश जो आ रहा है, जिस प्रकाश का वो फोटोन है, अब जैसे रूम के अंदर लाइट जल रही है, तो इस लाइट की आवृत्ति कुछ होगी, न्यू, आवृत्ति को लिखेंगे न्यू से, न्यू आवृत्ति होगी। इस आवृत्ति के फोटोन इस कमरे में फैले हुए हैं, क्योंकि प्रकाश फोटोन है। इस कमरे में इस आवृत्ति के फोटोन फैले हुए हैं इधर उधर, इतनी आवृत्ति के, तो उस फोटोन की ऊर्जा आप आवृत्ति से निकाल लोगे। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है, पढ़ा हुआ है ना, नियतांक आता है। जब विमीय विधि पढ़ी थी आपने 11th के पहले चैप्टर में, तो वहां खुद बताते हैं, तो E बराबर आ जाता है h न्यू, h न्यू, रट्टा मार लेना, गोट लेना, कुछ भी कह दूं मैं, गोट के पी जाना। न्यू आवृत्ति है, E क्या है, ऊर्जा है, h क्या है, प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक, और h का मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34। अभी मात्रक नहीं लगाया, मान क्या होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34, मात्रक अभी नहीं लगाया, अब लगा देते हैं।
एच का मान निकालना है। अब मैं एच का मात्रक निकालना सिखाता हूं आपको कि एच का मात्रक कैसे निकालेंगे। ये भी हम नोट करेंगे। एच का मात्रक निकालते हैं। एच क्या आ जाएगा, ई बटे न्यू आ जाएगा ना। अब ई का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल ऊर्जा का। नीचे आवर्ती, आवर्ती होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को कहते हैं सेकंड इनवर्स, कहते हैं ना। आवर्ती वही, कोई पूछे आवर्ती क्या होता है, एक बटे टाइम पीरियड, एक बटे आवर्तकाल। आवर्ती, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो न्यू का मात्रक क्या आ जाता है, सेकंड इनवर्स। सही है, सेकंड इनवर्स। तो जब नीचे आप लिखोगे एक बटे सेकंड, तो ये सेकंड कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा एच का मात्रक, शाबाश, जूल सेकंड बन जाएगा। जे एस लिख दिया, यानी कि जूल सेकंड पीछे लगा ले, कभी भी भूलना नहीं है, जूल सेकंड। इसका मतलब जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी, अगर आप न्यू के साथ ई को बढ़ाओगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, क्योंकि समानुपाती है ना, ई समानुपाती न्यू पता चल गया। और जब आप ई को लैम्डा के साथ बढ़ाओगे, ये भी तो समझना पड़ेगा। अब ई को न्यू के साथ बढ़ाया, ई समानुपाती न्यू आ गया। अब देखो न्यू क्या होता है, सी बटे लैम्डा होता है, पढ़ा हुआ है 11वीं में, न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। जहां पर कौन सी चीज क्या है आपको पता है, जहां पर एक चीज ये लिख देंगे, न्यू भी लिख देंगे, प्रकाश की आवृत्ति। सारी चीजें समझानी होती है, बस बोर्ड में यही ध्यान रखना है, प्रकाश की आवृत्ति सी बटे लैम्डा होता है। अतः एक से समीकरण 1 में रखूंगा, ई आ जाएगा एच सी बटे लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब पहले लिखना पड़ेगा, लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आ गया याद, 11वीं क्लास में पढ़ी थी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। सी क्या होता है, हाँ, प्रकाश का वेग कितना मान होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश का वेग होता है सी। अब यहां से पता चल गया ई व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा के, चल गया ना पता, ई लैम्डा के, लैम्डा बढ़ता जाएगा, ई घटता जाएगा, न्यू बढ़ता जाएगा, ई भी बढ़ता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है, ऐसे बनता है। टच नहीं करवाते, बहुत बार बता दिया, कभी भी अक्ष के साथ टच नहीं करवाना। ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा हो गया। तो मुझे लगता है ये आपको सारा कंसेप्ट प्रोटॉन का खत्म हो गया है, समझ आ गया होगा। अब इसको अपने लिख लेते हैं।